अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया था। अब अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये वो तरीका होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को अपटेक करता है, बॉडी में लाता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये वो मेथड होता है, ये वो तरीका होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को किस तरह से बॉडी में ला रहा है, क्या वो पूरे पूरे फूड को ले आ रहा है या डाइजेस्टेड फूड को ला रहा है बॉडी में। तो इस तरह से इसके बेस पे हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को प्रिपेयर कर रहा है बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सनलाइट, CO2, वाटर, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके फूड बना रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बोलेंगे। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, जो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस को हम लोग दो तरह से समझते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग, जैसे प्लांट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दूसरा फोटोसिंथेसिस हम लोग इस तरह से समझते हैं कि एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज करके, जैसे कि CO2, वाटर, इनको यूज करके और सनलाइट को यूज करके फूड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला पार्ट। इसके बाद आता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं फूड एनर्जी के लिए, ठीक है, उनको हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है होलोजोइक और एक होता है पैरासिटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना होकर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और उनसे अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये पूरा पूरा फूड अपटेक नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे, फूड पर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, देन वो एंजाइम क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा। देन वो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उस एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी में और उसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम अभी देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे जैसे सभी तरह के फंगस होते हैं, जो बहुत अलग तरह के फंगस होते हैं, मशरूम होते हैं, ईस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आता है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी न किसी लिविंग बॉडी के साथ रहते हैं और उनसे फूड को अपटेक करते रहते हैं बिना उनको किल किए। थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगे बट बिना किल किए उनसे फूड अपटेक करते रहेंगे। देखिए, एक डिफरेंस ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जबकि सेप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। बहुत सारे प्लांट में हम लोग देखते हैं कि एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट ग्रो करने लगते हैं जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं। और हम लोग एनिमल में भी देखते हैं कि कई सारे बड़े एनिमल के साथ छोटे एनिमल चलते हैं जो क्या करते हैं कि एक तरह के पैरासाइट की तरह काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लीस हो गए, टिक्स हो गए। ठीक है, और थर्ड हमारा आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये क्या कर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरा पूरा फूड को बॉडी के अंदर अपटेक कर लेते हैं, देन एंजाइम के तो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ना तो वो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ना तो वो एंजाइम बाहर रिलीज करते हैं। वो पूरा पूरा फूड अपटेक कर लेंगे, चाहे वो प्लांट सोर्स हो या एनिमल सोर्स हो, पूरा पूरा फूड अपटेक करेंगे और इसके साथ वो एंजाइम को रिलीज करेंगे, फूड डाइजेस्ट करेंगे और उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोड्यूसिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जिससे फूड को ऑब्टेन या प्रोड्यूस किया जाता है बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म स्टिल प्रिपेयर द फूड बाय यूजिंग सनलाइट, सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करके, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे CO2, वाटर यूज करके सनलाइट यूज करेंगे और फूड बना लेंगे, जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा हेटरोट्रॉफिक होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक वो तरह का होता है, इज अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनर्जी इज derived फ्रॉम द इंटेक एंड डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉर्मली ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। इसका मतलब होता है कि ये वो तरीका होता है न्यूट्रिशन के जिसमें जो भी एनर्जी होती है वो कहाँ से ड्राइव हो रही होती है, चाहे वो प्लांट सोर्स हो या एनिमल सोर्स हो,
उन फूड से उनको फूड को अपटेक करके उनसे एनर्जी डिराइव की जाती है, उनसे एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि डेड प्लांट हो गए, डेड एनिमल हो गए, रॉटन ब्रेड्स हो गए, इन पे डिपेंड करेंगे और फूड को यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द फूड, ठीक है। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब वो फूड सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे फंगस होते हैं, मैनी फंगस, ठीक है, और फंगस होते हैं, ईस्ट होते हैं, ब्रेड मोल्स होते हैं, ये सारे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, ऑब्टेन करता है फूड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे होस्ट कहते हैं। होस्ट का मतलब कि जो दूसरी की बॉडी के साथ रह रहा हो, तो जिस बॉडी के साथ रह रहा है उसको होस्ट बोलेंगे, ठीक है, और जो रह रहा है दूसरी बॉडी के साथ उसको पैरासाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, लीच हो गए, लीच हो गए, टिक्स हो गए, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट की तरह रहते हैं और उनसे फूड अपटेक करते हैं होस्ट से, ठीक है। थर्ड हमारा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को अपटेक करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को अपटेक करेंगे वाया बॉडी प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो बॉडी फूड को अपटेक करेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे, और जो इंजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब कर लेंगे बॉडी सेल द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, ह्यूमन हो गया, फ्रॉग हो गया, कॉकरोच हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, एनिमल में ह्यूमन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले देखिए अब 2 मेजर टॉपिक बच रहे हैं। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेंगे डिटेल में। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है कि एक छोटा टॉपिक आएगा कि अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, या न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स होंगे वो देख लेंगे, छोटे स्टेप, 2 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसा होता है, ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, पूरा डाइजेशन पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कितने अलग अलग तरह के ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि ग्रीन प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखो अलग इसको अलग अलग डेफिनेशन से समझते हैं। फोटोसिंथेसिस को अगर हम लोग ब्रेक करें, ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच, जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें प्लांट क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये एक तरह का फोटोसिंथेटिक रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। सेकंड हम लोग ये देखते हैं कि इसको अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें, फोटोसिंथेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करें, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, फोटो का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ हम बना रहे हो, ठीक है। तो ये 2 अलग तरह का प्रोसेस होता है, एक सनलाइट वाला प्रोसेस होता है, एक फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस वाला प्रोसेस। अभी हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं, डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं, किसमें हम लोग सनलाइट यूज कर रहे हैं, क्या दोनों रिएक्शन में हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, या मतलब सनलाइट को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं सिंथेसिस में। तो अभी हम बेसिकली दोनों चीजें देख लेते हैं, ठीक है। या हम लोग इसको एक डेफिनेशन में और पढ़ते हैं कि एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फूड बाय यूजिंग सनलाइट, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, और क्लोरोफिल यूज करते हैं। तो एक तरह का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which
प्लांट यूज सनलाइट एंड chlorophyll to synthesize food by using inorganic raw material such as वाटर कॉमा CO2। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसे प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर और CO2। ये एक तरह का फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है, या इस तरह इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है प्लांट में। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ग्रीन प्लांट्स में होता है, लेकिन एक्चुअल में होता कहाँ पे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे CO2 यूज कर रहे हैं। CO2 का यूज करने का मतलब होता है कि प्लांट में CO2 आएगा, लेकिन CO2 आने का सोर्स क्या होता है, CO2 कहाँ से आता है, क्या केवल एक ही जगह होता है जहाँ से प्लांट में CO2 एंटर करता है, या पूरे प्लांट में अलग अलग जगह से CO2 एंटर करता है। देखिए, जैसे कि हम लोगों की ह्यूमन बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में यूज होते हैं या ब्रीदिंग में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में लंग्स होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जिसमें लंग्स होता है। इसी तरह फिश की बात करें तो उसमें गिल्स होता है, जबकि प्लांट में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। तो बेसिकली गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट को पूरी प्लांट बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बेसिकली एक प्लांट की स्टडी करें, ठीक है, प्लांट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया लीव्स, ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया स्टेम, और ये पार्ट हो गया रूट। ठीक है, तो प्लांट के जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लांट ग्रीन लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, CO2 को प्लांट के अंदर लाते हैं और ऑक्सीजन को प्लांट बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। जबकि स्टेम में क्या होते हैं, छोटे छोटे लेंटिकल्स होते हैं। ये लेंटिकल्स का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम देखें तो छोटे छोटे ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे स्पेस होते हैं, सर्कल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जहां से CO2 गैस एंटर करती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। सेम इसी तरह रूट होता है, रूट में रूट हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ध्यान रखिए कि प्लांट के अंदर CO2 जो एंटर कर रही है वो किसी एक डायरेक्शन से एंटर, एक जगह से एंटर ना करके पूरे प्लांट बॉडी से एंटर करती है। पूरे प्लांट को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया तो ग्रीन लीव्स होती हैं, सेकंड हमारा स्टेम्स होता है, रूट होता है, रूट में रूट हेयर्स के थ्रू, स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू और ग्रीन लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि ग्रीन प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेम इसी तरह हमने फोटोसिंथेसिस को एक दूसरी डेफिनेशन के फॉर्म में समझा, जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके सनलाइट क्लोरोफिल यूज करके शुगर बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अब हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे CO2 एंटर कर रहा है, क्या 24 आवर CO2 एंटर करता रहता है, या किस समय CO2 एंटर करेगा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कब चेंज होता है कब नहीं, एक ये चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग समझते हैं स्टोमेटा के बारे में क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन कैसे करता है स्टोमेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाया है, एक ओपन स्टोमेटा है और एक क्लोज स्टोमेटा है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, ये जो अंदर किडनी शेप है, किडनी शेप जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये हमारी गार्ड सेल है, और इसी गार्ड सेल में 3 चीजें प्रेजेंट होती है। एक हमारा जो रेड कलर का है ये हमारा न्यूक्लियस होता है, सेकंड हमारा जो सर्कल फॉर्म में होता है ये ग्रीन कलर का, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और ये हमारा वैक्यूल होता है। ठीक है, तो गार्ड सेल में हमारे क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है, जबकि बाहर वाली सेल में केवल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और अगर इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो जो अंदर की मेम्ब्रेन है, जो ये स्ट्रक्चर जैसा बना रहे हैं, ये अंदर की मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसे इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, इनर वॉल बोलेंगे। और ये इनर वाली जो वॉल है वो थिक है, जिस वजह से इनर थिक वॉल बोलेंगे।
और जो बाहर वाली वॉल होती है वो आउटर थिन वॉल होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे स्टोमेटल पोर कहते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर भी न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये वैक्यूल होता है, और ये इनर थिक वॉल होती है, ये आउटर थिक वॉल होती है, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज स्टोमेटा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा। तो अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब डे कंडीशन होती है, ठीक है, इन डे कंडीशन, ठीक है, डे कंडीशन में क्या होता है, सनलाइट आती है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे फूड बनेगा, और फूड का मतलब है यहाँ पे शुगर का अमाउंट बढ़ेगा। जब शुगर का अमाउंट बढ़ेगा तो आसपास वाली सेल से वाटर अंदर आएगा, ड्रॉ करेगा। जब वाटर अंदर आएगा तो यहाँ पे जो वॉल है उस वॉल पे प्रेशर पड़ेगा। वॉल पे जब प्रेशर पड़ता है तो जो इनर थिक वॉल होती है वो आउटर साइड मूव हो जाती है, जिस वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वन पॉइंट लिख लेते हैं कि इन डे कंडीशन फोटोसिंथेसिस रन, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट रहेगा जैसे कि जिस कंडीशन में शुगर फॉर्म रहेगी, शुगर फॉर्म होगी, ठीक है। शुगर फॉर्म होगी तो ऐसी कंडीशन में शुगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिस वजह से वाटर ड्रॉ करेगा गॉड सेल में, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वाटर इनटू गार्ड सेल फ्रॉम नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल वाया ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आएगा, जिस वजह से प्रेशर इंक्रीज इन गार्ड सेल। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में ये पोर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ओपन स्टोमेटा हो जाएंगे, और इस प्रेशर को बोलते हैं टर्जिट प्रेशर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि डे कंडीशन में यहाँ पे सनलाइट की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट फूड बनाएगा, शुगर बनाएगा। जब शुगर का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से वाटर आएगा, पास वाली सेल से यहाँ पे वाटर आएगा। वाटर आने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, जिससे टर्जिट प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो स्टोमेटा पोर है वो बाहर की तरफ ओपन हो जाएंगे। ये थिक वॉल होती है इनर वाली, जिस वजह से इस पर इफेक्ट ना आके आउटर वाली वॉल पे इफेक्ट आता है और वो बाहर की तरफ मूव करती है। ये हमारा होता है डे कंडीशन में, जब स्टोमेटा ओपन होने लगते हैं, ठीक है। नाइट कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एट नाइट कंडीशन। नाइट कंडीशन में कुछ नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि नाइट कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि उस समय सनलाइट एब्सेंस रहेगी। ऐसी कंडीशन में ना तो फोटोसिंथेसिस होगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो यहाँ पे शुगर नहीं बढ़ेगा। जब शुगर नहीं बढ़ेगा तो यहाँ शुगर ना बढ़ने की वजह से यहाँ पे वाटर भी नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जब प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्लैसिड कंडीशन होगी, ठीक है। नो प्रेशर, जिस वजह से फ्लैसिड कंडीशन होगी, ठीक है। फ्लैसिड कंडीशन होगी और जिस वजह से स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, क्लोज स्टोमेटा किस समय होगा, नाइट कंडीशन में होगा। एट नाइट कंडीशन में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्लोरोप्लास्ट में, जिस वजह से यहाँ पे शुगर नहीं बढ़ेगा। जब शुगर नहीं आएगा तो यहाँ पे वाटर मूवमेंट नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से स्टोमेटा क्लोज ही रहेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, क्लोज कब होते हैं डे नाइट कंडीशन में। डे कंडीशन में क्या प्रोसेस हो रहा होता है, नाइट कंडीशन में क्या हो रहा है, अब ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं
कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, कहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, ये 1 बाय 1 देख लेते हैं हम लोग। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फोटोसिंथेसिस तो उन्हें पता है कि प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअल कहाँ पे होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाए, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होंगी। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इसको हम लोग, जो खाली स्पेस होता है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, ये जितना भी ब्लैंक स्पेस होता है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोल देते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पे कुछ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कॉइन होते हैं एक के ऊपर कॉइन रख देते हैं, वैसे स्टैक्स होता है। तो हम लोग इस यहाँ पे वो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये कॉइन जैसे स्टैक्स मिलेंगे यहाँ पे। तो इन कॉइन्स जैसे स्टैक्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। और इस ग्रेनम में जो ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है, इनको एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग थैलाकॉइड। इसको हम लोग बोल देते हैं, एक ग्रेना को बोलते हैं थैलाकॉइड। ठीक है, इसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। एक स्टैक्स को बोल दिया थैलाकॉइड, और इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, ये हो गया ल्यूमेन। आप ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रेनम जैसे स्ट्रक्चर है, ग्रेनम जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको थैलाकॉइड बोलते हैं। उन थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसमें जो अंदर स्पेस होता है उसे ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट और याद रखते हैं, क्या ये ऐसे ही रहते हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इसको बोलते हैं थैलाकॉइड लैमेली। लैमेलर, ठीक है, ये होता है थैलाकॉइड लैमेलर। अब ये ध्यान रखिएगा, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा। अब 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट लिख देते हैं नीचे। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब हम लोग एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के बारे में लिख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए प्लांट क्या करते हैं, CO2 यूज करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करेंगे, प्लस वाटर यूज करेंगे, जिसको भी एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। और इसको यूज करके सनलाइट यूज कर लेंगे, सनलाइट यूज करेंगे और फूड बना लेंगे, C6H12O6 बना लेंगे, प्लस ऑक्सीजन बना लेंगे, प्लस 6 वाटर बना लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 6 ऑक्सीजन बनाएंगे, 6 वाटर बनाएंगे। ये एक तरह की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगी। इसी रिएक्शन में प्लांट क्या करेंगे, क्लोरोफिल यूज कर लेंगे। इसी रिएक्शन में प्लांट क्या करेंगे, क्लोरोफिल यूज करेंगे। तो एक तरह की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, 6 CO2 यूज करते हैं, 12 हाइड्रोजन वाटर यूज करेंगे, C6H12O6 शुगर बना लेंगे, 6 ऑक्सीजन बाहर रिलीज करेंगे और 6 वाटर बाहर रिलीज करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या ये रिएक्शन एक ही तरह से चल रही है या रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है,
फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, वन बाय वन देखें तो लाइट रिएक्शन को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनको हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी वो थे साइंटिस्ट रॉबर्ट हिल, जिस वजह से हम इसको हिल्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। जबकि जो डार्क रिएक्शन है उनको इसकी स्टडी की थी ब्लैकमैन ने। ठीक है, तो ब्लैकमैन ने स्टडी की थी, इस वजह से हम लोग इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। ये चीज याद रहे देखिएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है लाइट रिएक्शन में, हम लोग लाइट रिएक्शन क्या करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं, यूज सनलाइट डायरेक्टली। ठीक है, डज नॉट, इसमें हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते, डज नॉट यूज सनलाइट डायरेक्टली। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन में सनलाइट यूज करेंगे और ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक ऑक्सीजन, ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, और जब ब्रेक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल तो सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसाइज एटीपी एंड NADPH2। ठीक है, प्लांट ये सिंथेसाइज कर लेंगे। जबकि डार्क रिएक्शन में प्लांट क्या करते हैं कि यहाँ पे सनलाइट यूज ना करके प्लांट क्या करेंगे, यूज CO2 एंड सिंथेसाइज शुगर, फूड लिख देते हैं यहाँ पे बेसिकली फूड के फॉर्म में शुगर सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, लाइट एक्शन कहाँ पे रन होगी, परफॉर्म लाइट एक्शन रन, या हम लिख सकते हैं परफॉर्म, ये रिएक्शन परफॉर्म होती है इनसाइड द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये जो थैलाकॉइड है इसकी मेम्ब्रेन में यहाँ पे ये लाइट रिएक्शन चल रही होगी, जबकि जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में चल रही होगी। ये स्ट्रोमा जो ब्लैंक पोर्शन होता है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, परफॉर्म इनसाइड द स्ट्रोमा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब CO2 को रिड्यूस करते हैं और शुगर बनाते हैं, फूड बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। वो एनर्जी कौन सी होती है, ये जो ATP और NADPH2 होता है। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यूज एनर्जी विच सिंथेसाइज इन लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये वो एनर्जी यूज करेंगे जो लाइट रिएक्शन में यूज कर लेंगे। तो देखो, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फोटोसिंथेसिस में पहले फोटो वर्ड को अगर समझे तो फोटो का मतलब होता है यहाँ सनलाइट यूज करेंगे, इसका मतलब लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ देते हैं। प्लांट क्या करेंगे, सनलाइट यूज करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे और वाटर और ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे। ये हाफ रिएक्शन हो गई। तो हाफ रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। सेम इसके साथ डार्क रिएक्शन में प्लांट क्या करेंगे, इस CO2 को यूज करेंगे और ये शुगर बना लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड रिएक्शन हो गई। तो एक ही तरह से हम लोग एक रिएक्शन को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और जो स्ट्रोमा होता है यहाँ पे हमारा डार्क रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। इसको किन्होंने इनको स्टडी किया था, ब्लैकमैन ने, इस वजह से हम इनको ब्लैकमैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ये अंधेरे में हो रहा है। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली यूज नहीं हो रही है, जिस वजह से हम लोग इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन का मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस लाइट रिएक्शन में किस लाइट में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है और किस लाइट कंडीशन में
फोटोसिंथेसिस कम होती है। तो जैसे हम लोगों ने एक ये पढ़ा था विब्ग्योर, ठीक है। तो जो ये रेड लाइट होती है, ठीक है, ये जो रेड लाइट होती है इसमें मैक्सिमम, ये भी आप याद रखिएगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। मतलब रेड लाइट कंडीशन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी, जबकि जो ब्लू लाइट होती है ऐसी कंडीशन में लो या मिनिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि जो रेड रेंज ऑफ लाइट होती है उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि ब्लू रेंज ऑफ लाइट होती है उसमें मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। कब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, कब मिनिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं 1 बाय 1 लाइट रिएक्शन के बारे में और फिर डार्क रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को डायरेक्टली यूज करेंगे और वाटर को ब्रेक करेंगे। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखते हैं, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, थ्योरी आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है। प्लांट क्या करेंगे, जब सनलाइट यूज करेंगे तो वाटर को ब्रेक करेंगे। तो वाटर हम लेके चलते हैं यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे तो यहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, 4 प्रोटॉन बना लेंगे प्लस 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा जब 4 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो ऐसे कंडीशन में 4 प्रोटॉन और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेंगे। अगर देखेंगे तो देखिए 4 हाइड्रोजन 4 प्रोटॉन प्लस 4 प्रोटॉन, ठीक है, 4 4 8 मतलब 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये 4 ऑक्सीजन, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब प्लांट क्या करते हैं, इस 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं वाटर में। तो प्लांट क्या करेंगे, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दोबारा यूज कर लेंगे वाटर बनाने में, तो 2 वाटर बना लिया। देखिए अगर हम एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे 6CO2 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल, इसको यूज करके प्लांट करते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये देखिए यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ 12 वाटर मॉलिक्यूल है जबकि यहाँ पे केवल हाफ है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज किया था और जस्ट हाफ 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा प्लांट क्या करते हैं, इसी 4 प्रोटॉन को यूज कर लेते हैं, 4 प्रोटॉन यूज करेंगे प्लस NAD प्लस यूज करेंगे, ठीक है। अब NADP प्लस यूज करेंगे और ये प्लांट क्या करेंगे, बना लेते हैं NADPH2, ठीक है। प्लांट बना लेंगे NADPH2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा विटामिन यूज किया है। अगर आप लिंक कर पा रहे होंगे विटामिन को यहाँ पे, तो हम लोगों ने बेसिकली विटामिन B3 यूज किया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोटॉन NADP प्लस यूज किया है, ठीक है। अब इसके बाद है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, NADPH2 एनर्जी बना ली है। इसके साथ साथ एक रिएक्शन और होती है जिसे बोलते हैं फोटोलिसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको कहते हैं फोटोलिसिस। देखिए लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, अगर लिसिस का मतलब समझे ब्रेक डाउन, ठीक है। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, वाटर को ब्रेक किया था 4 प्रोटॉन में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो ये हमारी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगी। जबकि हम फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं,
कि ADP प्लस PI इसको यूज़ करके ATP बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरह का एनर्जी हो गया। तो ये भी एक तरह का फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। इसका मतलब होता है फोटो, यहाँ पे मतलब सनलाइट, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट लगाना। तो जब हम एक एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऐड कर देते हैं तो ये एक एटीपी बन जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन किया है और हमने क्या किया, एक एटीपी बना लिया। ये एक एटीपी हमारा एनर्जी के फॉर्म में और ये हमारा NADPH2 है। तो ये हमारा एक तरह का लाइट रिएक्शन है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में हम लोग ने क्या बनाया है, NADPH2 और ATP। इसी दोनों चीज को हम लोग, इन्हीं दोनों चीज का NADPH2 और ATP को हम लोग क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज कर लेंगे। जब डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे तो 6CO2 को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, डार्क रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन में प्लांट क्या करते हैं, एक कंपाउंड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं 6 कार्बन कंपाउंड यूज करेंगे, रूबिक 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिबलोस 1,5 फॉस्फेट, ठीक है, रिबलोस 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। प्लांट क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं प्लस एक CO2 यूज करेंगे। तो 5 कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया और ये बना लेते हैं 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये बनाएंगे 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होगा। बहुत ही अनस्टेबल का मतलब होता है ये बहुत समय तक ऐसे ही 6 कार्बन के फॉर्म में नहीं रहेगा। ये 6 कार्बन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3-3 कार्बन में, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये बहुत स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम लिख लेते हैं फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि रूबिक हमने नेचर से, रूबिक प्लांट क्या करते हैं, रूबिक के साथ एक CO2 ऐड कर देते हैं। तो ये 5 कार्बन प्लस ये एक कार्बन, 6 कार्बन हो गया, 5 + 1 6 कार्बन हो गए। ये 6 कार्बन कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल रहेगा, जो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं PGA, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये 2 कार्बन कितने कंपाउंड, कितने कार्बन के होंगे, 3-3 कार्बन के होंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा 3-3 कार्बन के कंपाउंड हो गए। अब ऐसी कंडीशन में जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा, इसके साथ NADPH2 ऐड करेंगे, प्लस NADPH2 ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे फॉस्फोग्लिसराइड में, PgAl। इसका मतलब होता है फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कितने हम फॉस्फोग्लिसराइड बना लेंगे, लगभग ये भी 3 कार्बन का होगा और हम ये बना लेते हैं लगभग, इसको यूज करते हैं 12 फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं कितने यूज कर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 3 कार्बन के 2 हमने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यूज किए, बन गए थे, ठीक है। इस तरह से जब हम इस रिएक्शन को 6 टाइम चलाते हैं, जब इस रिएक्शन को हम लोग 6 टाइम चलाएंगे, ठीक है, जब ये पाथवे 6 टाइम चलेगा तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब है टोटल जो हमें कार्बन मिलेगा, तो 6 कार्बन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी 2 3 6 था, ये मतलब 2 3 6 था। अब इसको हम मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आंसर है 2 3 6 6 3 36, ठीक है। तो यहाँ टोटल 36 कार्बन आने चाहिए। तो अगर हम 12 हमारे पास फॉस्फोग्लिसराइड रहेगा, अगर एक फॉस्फोग्लिसराइड 3 कार्बन का है तो 12 फॉस्फोग्लिसराइड कितने कार्बन के होंगे। अब ये ध्यान रखिए, देखिए थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा, हालांकि मैं समझ रहा हूँ मैं बायो के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मैथ कमजोर होगा, ठीक है,
लेकिन बेसिकली मल्टीप्लाई तो समझ में आता होगा। अगर हमारे पास, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर हमारे पास एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है हमारे पास, तो मतलब 6 कार्बन हो गए टोटल, क्योंकि ये हमारा 6 कार्बन था। तो जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ भी 6 कार्बन टोटल मिलेगा। जब इसी पाथवे को हम 6 टाइम्स रन करते हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब है कि ये 36 आ जाएगा। अब 36 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ भी 36 होना चाहिए। 3 कार्बन का एक फॉस्फोग्लिसराइड है, जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 36 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने 36 कार्बन का 36 कार्बन आ गए टोटल हमारे पास। तो यहाँ पे हम कितने कंपाउंड लेंगे, टोटल 12 कंपाउंड लेंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये यूज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 12 फॉस्फोग्लिसराइड में से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 10 फॉस्फोग्लिसराइड ले लिया है और ये +2 फॉस्फोग्लिसराइड हो गया है। कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, बस 10 + 2 को 12 में लिख दिया, या 12 को हमने 10 + 2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है ये 10 + 2 में कन्वर्ट कर लिया। इस 10 + 2 इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लोग दोबारा यूज कर लेंगे इस 5 कार्बन कंपाउंड बनाने में। इसको बना लेंगे, रूबी बनाने में इसका यूज कर लेंगे, और इसको हम लोग यूज कर लेंगे शुगर बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, बेसिकली शुगर बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके शुगर बना लेते हैं। जब इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा। प्लांट में फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि थोड़ा सा मैथ का पोर्शन आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए, डार्क रिएक्शन का मतलब पता है क्या होता है, कि जिसमें सनलाइट डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस NADPH2 को यूज कर रहे हैं, जहाँ पे प्लांट ने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस करके लाइट रिएक्शन करके NADPH2 बना लिया था। अब इसमें प्लांट क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन में इस रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो हमको ये पता है कि ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, इसको हम लोग रूबिक के नाम से जानते हैं। प्लांट क्या करते हैं, पहले से जो रूबिक होता है उसमें एक CO2 यूज कर लेते हैं और 6 कार्बन का कंपाउंड बना, क्योंकि 5 कार्बन ये होता है और 6 कार्बन ये होगा, तो 6 कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ही अनस्टेबल होगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होगा, इसको बना लेंगे। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, जिस वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3-3 कार्बन में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक तरह का स्टेबल कंपाउंड होता है। अब जब ये पाथवे 6 बार टाइम चलेगा तो इस कंडीशन में टोटल 36 कार्बन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी यहाँ पे 2 PGA था। ठीक है, 2 PGA जब 6 टाइम चलाएंगे तो टोटल 12 PGA हो जाएगा, 12 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा, प्लस हम लोग NADPH2 यूज करेंगे जो लाइट रिएक्शन बनाया था। उस NADPH2 को यूज करके PGA को हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होता है फॉस्फोग्लिसराइड, जो 3 कार्बन का होता है। एक फॉस्फोग्लिसराइड 3 कार्बन का होगा, तो 12 फॉस्फोग्लिसराइड टोटल 36 कार्बन को जाएंगे। अब ये 12 फॉस्फोग्लिसराइड को हमने 10 + 2 में डिवाइड कर लिया है। इस 10 फॉस्फोग्लिसराइड को वापस से रूबिक में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको हमने बनाया यूज किया था, और 2 फॉस्फोग्लिसराइड को हम लोग शुगर बना लेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इस तरह से हमने क्या किया है, प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके शुगर बना लिया। तो ये नॉर्मल कंडीशन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि जब प्लांट बहुत हाई टेम्परेचर होता है, या जैसे डेजर्ट कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो वहां पे करनी होगी, प्लांट को एनर्जी तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने होते हैं, ऐसी कंडीशन में एनर्जी चाहिए होती है। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्लांट स्टोमेटा ओपन तो नहीं कर सकते हैं डे कंडीशन में, क्योंकि अगर डे कंडीशन में प्लांट स्टोमेटा ओपन करेंगे तो CO2 तो अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन वाटर ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एंड डेजर्ट कंडीशन हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में प्लांट क्या करते हैं, जो भी CO2 होता है इन नाइट कंडीशन, इन नाइट टाइम, रात में क्या करेंगे, प्लांट क्या करेंगे, जो CO2 है, ठीक है,
उसको एक कंपाउंड के साथ ऐड कर देते हैं जिसे ऑक्सिलरी एसीटेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम ये देखिए, अब नाम अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी बहुत सारे नाम कंफ्यूजन में हो जाएंगे। प्लांट क्या करते हैं, CO2 को 3 कार्बन के साथ जोड़ देते हैं और उसको बना लेते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, इस मैलिक एसिड को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, स्टोर इन वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये नाइट कंडीशन में स्टोमेटा ओपन करके, नाइट कंडीशन में स्टोमेटा ओपन करेंगे और CO2 को 3 कार्बन कंपाउंड में ऐड करके मैलिक एसिड कन्वर्ट कर लेते हैं और वैक्यूल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, जब डे कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन में जब सनलाइट आएगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये मैलिक एसिड क्या करेगा, CO2 को बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, और वापस से CO2 प्लांट में CO2 जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इन डे कंडीशन in presence of sunlight CO2 रीजनरेट कर लेते हैं बाय ब्रेकडाउन ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है, तो डे कंडीशन में क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 को रीजनरेट करेंगे बाय मैलिक एसिड को ब्रेक डाउन करके। ठीक है, जब CO2 आ जाएगा तो फिर से प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस नॉर्मली परफॉर्म कर लेंगे। देन प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नॉर्मली एंड synthesize फूड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में प्लांट नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड की सिंथेसिस कर लेंगे। तो डेजर्ट कंडीशन में होता है, बस वहाँ पे क्या होता है, डे की वजह नाइट में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर लाते हैं, उसको मैलिक एसिड में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि रात के समय तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैलिक एसिड को फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं। डे कंडीशन में क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 को वापस से रीजनरेट कर लेंगे बाय ब्रेकडाउन ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को ब्रेक करेंगे और CO2 वापस जनरेट कर लेंगे। उस CO2 को प्लांट क्या कहते हैं, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बना लेंगे। तो ये डेजर्ट कंडीशन में होता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अब दूसरी चीज ये आती है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोग यूज कर रहे होंगे वही सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि सनलाइट होती है, अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है तो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करके फोटो रिस्पायरेशन करेंगे और उस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट, और इस वजह से प्लांट फूड ना बना के ऑक्सीजन बाहर रिलीज करने लगेंगे। ठीक है, CO2 अंदर ना लेके ऑक्सीजन बाहर रिलीज करने, वाटर ट्रांसपायरेशन करने लगेंगे, जिस वजह से प्लांट बर्न होने लगते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 का अमाउंट भी डिपेंड करेगा, वाटर का अमाउंट भी डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, और बेसिकली ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है कि कौन कौन से पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर एक पॉइंट यहाँ पे लिख लें, पिगमेंट इन्वॉल्विंग इन सनलाइट एब्जॉर्प्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, फाइकोबिलेंस होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन। देखिए अभी के लिए इतना ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा 11th-12th में जाते हैं तब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में लाइट रिएक्शन क्या होती है, कैसे परफॉर्म होती है, कहाँ पे ऑक्सीजन, कहाँ पे वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है, और कहाँ पे NADPH2 या ATP फॉर्मेशन हो रहा है, किस साइड स्ट्रोमा में हो रहा है या ल्यूमेन में हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और जबकि डार्क रिएक्शन को वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी इतना समझते हैं, फिर जब अगर 11th-12th में आएंगे तो फिर वहाँ पे और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे
फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो ये है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या होता है, ठीक है। एनिमल में जैसे अमीबा होता है, अमीबा में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल में एक्चुअली में एनिमल में न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे देखने को मिलता है। वहाँ पे हम लोग पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे हम बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं, ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन क्या रिलीज करते हैं, ठीक है, कौन से एंजाइम बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इसको देखिए, आप ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, समझिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा, आपको समझ में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें लग रहा है या अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया न्यूट्रिशन से लेके जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया, आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो फिर से बना दूंगा, डाउट सेशन रख दूंगा, डाउट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जिसके भी जो भी डाउट्स होंगे मैं वो क्लियर करता चलूंगा, जिससे कि आगे वाले जो टॉपिक्स होंगे वो क्लियर होते चले, ठीक है। तो आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपको जैसा भी समझ में आया आप उसके बेस पे कमेंट करिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आया तो भी आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करिएगा कि आप बताइएगा वहाँ पे कि क्या डाउट है, देन हम उसको आगे भी देखेंगे, सॉल्व कर लेंगे वो डाउट्स को, ठीक है।